Good morning children, today we are going to continue our lesson number 2, New Kings and Kingdoms. A closer look, the Cholas. ये चोलाज का एम्पायर है। ये जितना भी रेड पोर्शन आपको दिख रहा है ये चोल है, और ये जो लाइन्स हैं वो प्लेस ये आपका फ्रंटियर एरियाज है। ओके, नाउ लेट अस गो फर्दर फ्रॉम उरैयर टू तंजौर। तो हाउ डिड चोला राइज टू द पावर, चोलाज पावर में कैसे आए? A minor chiefly family known as the Mutayar held power in the कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा में एक छोटा सा चीफ फैमिली था मुतैयार, और इन लोगों ने को छोटी सी पावर मिली हुई थी कावेरी डेल्टा में। दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम। वो कांचीपुरम के जो राजा लोग थे उन लोगों के सबऑर्डिनेट थे। विजयलया who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Urayar captured the delta from the Mutayar in the middle of the 9th century। और विजयलया जो कि एंशियंट चीफ फैमिली चोलाज में उरैयर से जुड़ा हुआ था, उसने क्या किया, मुटैयर से इस जो डेल्टा था उसको छीन लिया 9th सेंचुरी में। ही बिल्ड द टाउन ऑफ तंजौर एंड अ टेम्पल फॉर गॉडेस निशुंभ भाषिणी, और उसने निशुंभ भाषिणी के लिए एक मंदिर बनवाया। और निशुंभ भासुरदिनी हैं, ये वहाँ की एक देवी थी, गॉडेस थी। फिर से पढ़ लीजिए, निशुंभ भासुदिनी। निशुंभ भासुदिनी जो है ये देवी थी, और उनके लिए एक ने बहुत से बड़ा मंदिर बनवाया। द सक्सेसर्स ऑफ विजयलया कंकर्ड नाइबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर। और धीरे धीरे ये लोग जो है अपनी ताकत को बढ़ाते चले गए, और राजा उनके शक्तिशाली बनता चला गया। पांड्या एंड पल्लव टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। और बाद में इन्होंने पांड्या और पल्लव टेरिटरीज को भी अपने राज्य में मिला लिया। राजा फर्स्ट कंसीडर द मोस्ट पावरफुल चोल रूलर। चोल रूलर का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल राजा था उसको राजा फर्स्ट कहते हैं। बिकेम किंग इन 1985 एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ द एरियाज। और उसने 1985 में जो है राजा बनने के बाद में अधिकतर एरियाज पे अपना कंट्रोल कर लिया। ही आल्सो रिकॉग्नाइज्ड द रेजिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। उसने रीऑर्गेनाइज्ड फिर से अपने एम्पायर को, एडमिनिस्ट्रेशन को री एम्पायर किया। राजा's son राजेंद्र फर्स्ट continued his policies and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of South Asia, developing a navy for this occasion। फिर राजेंद्र चोल ने क्या किया, उसने अपनी नेवी बनाई, और नेवी बनाने के बाद में गंगा वैली, श्रीलंका और दूसरे कंट्रीज पर अटैक करके उनको भी जीता। अब उस समय के आर्ट और आर्किटेक्चर क्या था? स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। इस दौरान बहुत ही शानदार टेम्पल बनाए गए, और ब्रॉन्ज स्कल्पचर और ब्रॉन्ज के कांसे की चीज़ें, मूर्तियाँ, इमेजेस बनाई गई। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजौर एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम बिल्ट बाई राजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर मार्वल्स, मीन शानदार नमूने हैं। और चोल टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्ली सेटलमेंट विच ग्रू अराउंड दैम। अक्सर ये सेंटर होते थे सेटलमेंट्स के लोगों के रहने के, और दिस सेंटर्स पर द क्रबर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, और ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के भी सेंटर थे। टेम्पल्स वर आल्सो एंड्रॉयड विद लैंड बाय रूलर्स एज बाय अदर्स। और मंदिरों को जो रूलर्स थे और दूसरे लोग थे वो बहुत सारी ज़मीन देते थे, और इस ज़मीन से जो प्रोड्यूस होता था उस प्रोड्यूस से क्या होता था, इनके खर्चे चलते थे। ये जो टेम्पल है ये गंगाई कोंडा चोलापुरम का टेम्पल है, और देखिए कितनी शानदार तरीके से इस टेम्पल को उस समय में बनाया गया था। प्रोड्यूस होता उसी से इसकी पूरी देखभाल होती थी, मेंटेनेंस होता था। और जिन लोगों को यहाँ पर रहना होता था वो कौन कौन लोग थे? प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर्स, कोक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स, ये सब लोग यहाँ पर रहते थे। इन अदर वर्ड्स टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। तो ये इन सारी तरह के आर्थिक, फाइनेंशियल, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी केंद्र हुआ करते थे। देखिए ये एक ब्रॉन्ज इमेज है, कितनी शानदार, कितनी बढ़िया करके इस इमेज को बनाया गया है। अब एग्रीकल्चर और इरिगेशन, जब तक सिंचाई नहीं हुई तब तक एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, तो एग्रीकल्चर के लिए चोलास वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। इन्होंने नए नए डेवलपमेंट्स किए। क्या क्या डेवलपमेंट्स किए? देखिए मैप 2 में आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर जो है ब्रांचेज ऑन टू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्प्टिंग टू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले कावेरी के बहुत सारे चैनल्स हैं। दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली
डिपॉजिटिंग फर्टाइल सोइल ऑन देयर बैक्स। तो ये जो चैनल्स हैं, जो रिवर्स के पार्ट्स हैं, ये ओवरफ्लो हो जाते थे। ओवरफ्लो होने से जो फर्टाइल लैंड थी वो इकट्ठी हो जाती थी सॉइल, और उस सॉइल में ये लोग बहुत अच्छी से खेती करते थे। और इसी इन्हीं चैनल से इनको जो क्या मिलता था, मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस, और कल्टीवेशन ऑफ राइस और दूसरी चीज़ों के लिए, फसलों के लिए इनसे मॉइस्चर भी, नमी भी मिलती थी, इनसे सिंचाई भी हो जाती थी। एल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th or 6th century that this area was opened up for large scale cultivation। पहले भी यहाँ पे खेती होती थी, लेकिन लार्ज स्केल कल्टीवेशन के लिए ये 5th और 6th सेंचुरी के बाद ही खोला गया था। अब खेती के लिए क्या करते थे, फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर इन सम रीजन्स, कुछ इलाकों में जंगलों को काटा गया। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज, दूसरे एरियाज में लैंड को, ज़मीन को लेवल बराबर किया गया, समतल किया गया। इन द डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लूडिंग एंड कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू इरीगेट, और सिंचाई के लिए जो है बड़ी नहरें बनाई गई और बड़े बड़े यहाँ पर डैम्स को भी कंस्ट्रक्ट किया गया। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, क्या है, अ 9th सेंचुरी स्लूइस गेट इन तमिलनाडु। स्लूइस गेट है, स्लूइस गेट क्या होता है, ये पानी के ओवरफ्लो कंट्रोल करते हैं और इससे पता चलता है कि पानी किस लेवल तक पहुंच गया है। जैसी लेवल तक पहुंचता था तो पानी को डैम पे रोक दिया जाता, जैसे आज हमारे यहाँ बड़े बड़े डैम्स बनाए गए हैं। इन मैनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, और अक्सर खेतों की सिंचाई करनी पड़ती थी आर्टिफिशियली। अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज फॉर इरीगेशन, तो बहुत सारे इरिगेशन के मेथड यूज किए जाते थे। इन सम एरियाज वेल्स वर डग, कुछ जगहों पर जो है कुएँ खोदे गए थे। इन अदर ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड, बड़े बड़े तालाब बनाए गए थे। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क रिक्वायर्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। रिमेंबर, आपको करना है, याद रखना है कि सिंचाई के लिए जो है बहुत बड़ी प्लानिंग की, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की, मेहनत की और मैन पावर की ज़रूरत होती है। और मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज। तो इस जो खेती के लिए जो सिंचाई की व्यवस्था थी उसमें आमजन और शासन दोनों ही पूरा ध्यान रखते थे, इंटरेस्ट लेते थे। एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर का कैसा था, तो हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज ओर, जो किसानों के सेटलमेंट्स थे उनको ओर कहते थे। बिकेम प्रॉस्परस विद स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एग्रीकल्चर। इरीगेशन एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए थे, प्रॉस्परस हो गए थे, संपन्न हो गए थे। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। अब जब ऐसे विलेजेस बड़े हो जाते थे तो इनके ग्रुप बनते थे और उन ग्रुप को नाडू कहते थे। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। और जो बड़े बड़े नाडू हो जाते थे तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यानी शासन के कामों को करते, जैसे कि टैक्स इकट्ठा करते थे और कई जगह पर अक्सर झगड़ों को निपटाते थे, न्याय का काम भी करते थे। Rich peasants of the Bella caste exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central चोल गवर्नमेंट। केंद्रीय चोल गवर्नमेंट के अंडर में, सुपरविजन में, देखभाल में जो अमीर पीजेंट थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और जिम्मेदारी भरे कामों को पूरा करते थे। द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ऑनर्स टाइटल्स लाइक मुवेंदलम, बहुत सारे लोगों को टाइटल्स दिए गए, जैसे मुवेंदलम का टाइटल दिया गया और दूसरे भी बहुत से टाइटल्स दिए गए। क्या क्या टाइटल्स, मुवेंदलम जिसका अंदर होता है बेलन पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, ऐसा बेलन और सब पीजेंट जो 3 राजाओं की सेवा करता था। अरैयर चीफ एट्सेट्रा एज मेकर्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड एंट्रस्टेड दैम विद इम्पॉर्टेंट ऑफिसेस ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। तो सेंटर उनको बहुत सारे रकबे देते थे, टाइटल्स देते थे, जिसकी वजह से इनको सम्मान मिलता था और लोग इनकी बात को। चोला एम्पायर में लैंड किस तरह की थी, एक तो थी बेलाबागी, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रॉपराइटर्स, तो वो किसान होते थे, जमीन होती जिस पर ब्राह्मण नहीं होते थे, स्वामी। ब्रह्मदे लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। शालभोग लैंड ऑफ द मेंटेनेंस, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल। देवदान द्रुमतुकानी लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। पॉलीचर्नम लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो इतनी तरह की लैंड्स यहाँ पर होती थी। नाउ वी हैव सीन दैट ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फॉर
ब्रह्मदेव, अक्सर ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के नाम से ज़मीन मिलती थी। एज रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट्स इमर्ज्ड इन द कावेरी वैली एज इन अदर पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। तो कावेरी वैली और दूसरे पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया में ब्राह्मण्स बहुत बड़ी संख्या में सेटल हो गए थे। ईच ब्रह्मदेव वाज लुक्ड आफ्टर बाई एन असेंबली ऑफ सभा और प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। और जो ब्रह्मदेव था, ज़मीन थी, उसको सभा या प्रजा शक्तिशाली ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स उसकी देखभाल करते थे। दिस असेंबलीज वर्कड वेरी एफिशिएंसी, और ये असेंबली बहुत ही एफिशिएंटली, बहुत ही मेहनत से काम करते थे। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस में बड़ी डिटेल से इसको रिकॉर्ड किया जाता था। ऑफन ऑन द स्टोन वॉल ऑफ टेम्पल्स, अक्सर टेम्पल्स की स्टोन वॉल पे लिखा होता था कि इस मंदिर की देखभाल कौन करेगा, कौन से ब्राह्मण है, कौन क्या करेगा, सब कुछ डिटेल में होता था। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम, ट्रेडर्स के एसोसिएशन को नगरम कहते थे। आल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स, तो ये लोग भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को अपने टाउन्स में परफॉर्म करते थे। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मेयर इन चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज, सभा कैसे ऑर्गेनाइज होती है इसकी पूरी डिटेल हमको मिलती है इसमें उत्तर मेयर में। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज़ टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स, गार्डन्स, टेम्पल्स एक्सेट्रा। तो टेम्पल्स, गार्डन्स और जो टैंक्स हैं, इन सबको देखने के लिए अलग अलग तरीके की सभी कमेटियाँ बनती थी। नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू मेंबर्स ऑफ दीज कमेटीज़ वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ, और जो भी कुछ इनकी डिटेल्स होती थी वो पाम ट्रीज पर, पाम लीफ पर लिखा जाता था। दीज टिकट्स वर पुट इनटू एन अर्थनवेयर पॉट, और ये सारे के सारे जो थे वो अर्थनवेयर पॉट में, यानी कि मिट्टी के बर्तन में इनको रखा जाता था। तो ये अर्दन पॉट में, मिट्टी के बर्तन में रखते थे, जिससे यहाँ पर ये सेफली रहते थे। फ्रॉम विच ए यंग बॉय वाज आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट्स, अब क्या किया गया, जब उसको चुना जाता था तो उन्होंने पत्तियों पर सबके नाम लिख के एक मिट्टी के बर्तन में घड़े में रख दिया, और फिर एक छोटे बच्चे से कहते थे इसमें हाथ डालो और एक टिकट निकालो। तो 1 by 1 फॉर ईच कमेटी, हर कमेटी के लिए एक एक करके पत्ते को निकलवाया जाता था, और उस टिकट से पता हो जाता था कि कौन उसके लिए नेक्स्ट में कौन मेंबर चुना जाना है। एक तरह से लॉटरी सिस्टम होता था कि एक बक्सा लिया, उसमें सारे के लोगों के नाम डाल दिए और एक एक करके नाम निकलवा लिया, और जो जिसका नाम निकल आया वही व्यक्ति जो है उसमें मेंबर या जो भी पोस्ट होती थी वो मिल जाता था। तो हेयर एंड्स योर चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी लेटर।